किसी जमाने में पाटलिपुत्र के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत उसकी खूबसूरत पोती रोनिका रहती थी। दूर दूर तक रोनिका के रूप के चर्चे थे और गांव का हर दूसरा आदमी उसे पाना चाहता था। उसके रूप और जवानी से खेलना चाहता था हर कोई। भी रोनिका से शादी करना नहीं चाहता था क्योंकि वो नीची जाति की थी। आए दिन कोई ना कोई उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे हमबिस्तर करने की नापाक कोशिश करता, पर आज तक कोई कामयाब नहीं हो पाया। फूल सी रोनिका रोज अपनी आबरू इन भूखे लोगों से बचाए अपनी और अपनी दादी का भरण पोषण करती। वो रोज जंगली भेड़ चुनती, उसे बाजार में बेचने जाती। रोनिका को अपनी खूबसूरती का बस इतना फायदा मिलता कि लोग फर्क खरीदने के बहाने आते और अपनी गंदी निगाहों से रोज उसका दीदार करते, पर साथ ही साथ फल भी खरीद लेते। बस इसी तरह रोनिका और उसकी दादी का जीवन चल रहा था। दादी अपनी झोंपड़ी में बैठी हमेशा की तरह रोनिका की राह बट रही थी। तभी रोनिका आ गई। अरे इतनी देर कहाँ लगा दी? वो दादी कुछ ज्यादा ही काम था और हमारी फिक्र ना किया कर। काहे न करूं, दिन रात सोचती रहती हूँ कि तेरी शादी कब करूं। ये सारे गांव वाले राह देख रहे हैं कि मैं कब मरूं और वो कब तुझे नोच खाएं। वो दादी इतना मत सोच, अभी तू और 100 साल जिएगी। चल अब इसे बता कि कमली अपनी ससुराल से आई या नहीं? हाँ हाँ आ गई, जा मिल ले घर, जल्दी आ जा। ठीक है दादी, हम जा रहे हैं कमली के घर। और कमली कैसी है? अरे रोनिका तू आजा, हम तोरे याद कर रही थी। हाँ हाँ मैं आती हूँ, पर कोई बता कि जीजा जी ने इतने दिनों तक आने क्यों नहीं दिया? जा धत रोनिका, हम नहीं बताएंगे। बोलो ना क्या किया जीजा जी ने? दोनों मुस्कुराने लगी और कुछ देर बाद तेरे जीजा जी बड़े जानवर हैं। पहले तो 2 मटके पानी पिए गए और फिर नशे में पूरी तरह पागल होकर मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए और अपने होठों की शराब मेरे पर उतार दी और मैं कुछ नहीं कर पाई। रात भर वो मुझे मुआ कसते रहा और मेरा बदन टूटा रहा, पर जब सुबह हुई तो न मैं होश में थी और न वो। कई दिनों तक मैं तो सांस भी नहीं ले पाई, पर जैसे ही पिताजी मुझे ले गए मैं फौरन वहां से भाग गई। वो मुआ तो मुझे आने ही नहीं दे रहा था। मैं ही जानती हूँ कैसे उसके मुंह से हाथ से बची। ये सब सुनकर रोनिका हंसने लगी। तू हंस रही है? जब तेरी शादी हो तुझे अपनी दादी याद न आ जाए तो मेरा नाम बदल दियो। बात कई घंटों तक यूं ही चलती रही और फिर रोनिका कमरे से विदा लेकर घर आ गई। उस रात रोनिका ने खाना बनाया और जो भी रूखा सूखा था खाकर सो गई। अभी आधी रात भी नहीं हुई थी कि अचानक कुछ आवाज आई, जिससे दादी की आंख खुल गई, पर रोनिका अभी भी सो रही थी। दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद वो काफी गहरी नींद में थी। दादी उठी और दिया लेकर इधर उधर देखने लगी। तभी उसे अंधेरे में कुछ नजर आया। वो कोई आदमी की आकृति थी, जिसे देख बुढ़िया डर गई। तभी उस आदमी ने तेजी से बुढ़िया का मुंह दबाकर बोला, सुन, मैं एक डाकू हूँ और अगर तूने शोर बचाया तो मैं तुझे मार दूंगा। राजा के सिपाही मुझे ढूंढ रहे हैं और अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो फांसी पर चढ़ा देंगे। ये सब सुनकर बुढ़िया शांत हो गई। ये देख डाकू ने भी अपना हाथ उसके मुंह से हटा लिया और कोने में जाकर बैठ गया। बुढ़िया बोली, बेटा मेरे जैसे बूढ़े के पास क्या है जो तू मुझे लूटने आया है? ये सुन डाकू बोला कि राजा के हाथ लग गए तो मैं तुझे मार देगा, इसलिए भागा भागा फिर रहा हूँ। अब मैं थक चुका हूँ भागते भागते, न जाने कब मर जाऊं। तभी डाकू की नजर दूसरी तरफ जहाँ रोनिका सोई हुई थी उसका रूप देखकर डाकू का मन और दिल दोनों मचल उठे। उसे सुनहरे सपने नजर आने लगे। उसने मन में मौत का डर निकल गया। उसने रोनिका की ओर इशारा करके बुढ़िया से पूछा, वो कौन है? बुढ़िया कुछ सोचकर बोली, वो मेरी पोती रोनिका है। डाकू कुछ देर बाद सोचकर बोला, मुझे तुम्हारी पोती से शादी करनी है। ये सुनकर बुढ़िया के होश उड़ गए और रोने लगी कि हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी पोती तो छोड़ दो, तुम कब मर जाओ कौन जाने। क्या मेरी पोती की जिंदगी खराब करना चाहते हो? कुछ देर तक एक शांति सी छा गई। डाकू बोला, मैं जानता हूँ कि मैं मरने वाला हूँ, पर मरने से पहले मैं अपने दिल की सभी इच्छाएं पूरी करना चाहता हूँ। यही कारण है कि मैं तेरी पोती से शादी करना चाहता हूँ। तभी बुढ़िया रोते रोते बोली, अगर मैंने अपनी पोती की शादी तुझसे कर दी तो लोग तेरे मरने के बाद मेरी पोती की जिंदगी नरक बना देंगे और फिर इसका क्या होगा? ये बोलते बोलते वह रोने लगी। डाकू कुछ देर सोचकर बोला, अगर किसी को मालूम होगा तब न, हम आज की रात को शादी कर लेंगे और मैंने आज तक जितनी भी दौलत लूटी है वो सब तुम्हें दोनों को दे दूंगा। न किसी को पता चलेगा और तुम उस दौलत से अपनी सारी जिंदगी मजे में गुजार सकती हो। सोच लो, एक रात में इतनी दौलत तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगी और कल होते ही मैं मर जाऊंगा। किसी को भी पता नहीं चलेगा कि हमारे बीच क्या हुआ। बुढ़िया सोच में पड़ गई और एक ही रात में पोती दुल्हन भी बनेगी और विधवा भी।
और ऊपर से इतनी सारी दौलत और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। फिर किसी दूसरे गांव में जाकर के अपनी पोती की शादी कर दूंगी। एक लंबी सांस के बाद बुढ़िया बोली, मुझे मंजूर है, पर मुझे पहले दौलत चाहिए, फिर होगी शादी। डाकू का मन मान गया और 2 घंटे बाद काली मंदिर में आने को बोला। वहां से भाग गया। रोनिका अभी भी नींद में थी। दादी उसे पास गई और जगाने लगी। जब रोनिका जाग गई तो दादी ने सारी आप बीती उसे सुना दी। इसे सुनकर रोनिका रोने लगी, पर दादी उसे अपनी कसम देकर कहा कि अगर वो शादी नहीं करेगा तो अपनी जान ले लेगी। ये सुनकर रोनिका डर गई और शादी के लिए मान गई। उसी वक्त दादी और रोनिका अंधेरी रात में काली मंदिर की ओर चल दिए। डाकू पहले से ही सारा इंतजाम करके बैठा था। जल्दी शादी शुरू हो गई। डाकू ने सोने से भरी गठरी बुढ़िया को दे दी और बुढ़िया ने रोनिका का हाथ डाकू को सौंप दिया। जब शादी की सभी रस्में खत्म हो गई तो डाकू रोनिका को अपने साथ ले जाने लगा। वो कहा कि सुबह होने से पहले इसे काली मंदिर ले आऊंगा। बुढ़िया ने दोनों को जाने दिया और सोने से भरी गठरी लेकर मंदिर में बैठ गई। रोनिका काफी डरी हुई थी कि न जाने अब क्या होगा। ये डाकू न जाने उसके साथ क्या क्या करेगा। रोनिका सोच ही रही थी कि दोनों एक खंडर के सामने आ गए। डाकू ने घास का बिस्तर बना दिया और लकड़ियां इकट्ठी करके आग जला दी और रोनिका को घोड़े पर से उठाकर घास पर फेंक दिया और उसकी ओर ललचाई नजरों से देखने लगा। उसने पहले रोनिका के पैर पकड़ लिए और फिर तभी रोनिका बोली कि आज हमारी सुहागरात है और मैंने आपको दूध भी नहीं पिलाया। ये सुनकर डाकू हंसने लगा और बोला, बस इतनी सी बात? मेरे पास तो दूध नहीं पर शराब बहुत है, अभी लाता हूँ। और डाकू अपने घोड़े से बंधी एक सुराही ले आया जिसमें शराब थी। उसे रोनिका के पास रख दी और बोला, निकालो और पिला दो मुझे, पर जल्दी करो, आज मैं तुम्हारी जवानी की किताब थोड़ा करीब से पढ़ना चाहता हूँ। रोनिका बोली, अभी तो सारी रात लंबी और जवान है, तो इतनी जल्दी क्यों? ले लो, पी लो। रोनिका डाकू को शराब पिलाती है और डाकू पीता है। जब शराब खत्म हो गई तो डाकू पूरी तरह पागल हो गया। रोनिका पर किसी भूखे शेर की तरह झपटा, पर रोनिका वहां से हट गई, जिसे डाकू को गुस्सा आ गया और वो रोनिका से जबरदस्ती करने लगा। तभी अचानक डाकू के आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वो जमीन पर गिर गया। उसके मुंह में झाग आने लगी और वह मर गया। रोनिका ने उसकी लाश को उठाकर घोड़े पर डाला और काली मंदिर की ओर चल दी। जल्दी रोनिका मंदिर पहुंच गई, जहां दादी उसका इंतजार कर रही थी। दादी समझ गई कि उसकी चाल कामयाब हो गई और जो जहर उसने रोनिका को दिया था वो उससे उस डाकू को पिला दिया। जल्दी ही सुबह हो गई और मंदिर में लोग आने लगे। जब सबकी नजर डाकू पर पड़ी तो पूरे गांव में खबर फैल गई। डाकू की लाश मंदिर में पाई गई है। उस लाश को देखने के लिए राजा स्वयं आते हैं और पूछते हैं कि इसे किसने मारा है, तो कोई जवाब नहीं मिलता है। तभी भीड़ में से एक आवाज आती है, महाराज मेरी पोती ने। ये सुनकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। राजा उन दोनों को आगे बुलाता है और सारा हाल बयान करने को कहता है। तो बुढ़िया बोलती है, महाराज मैं और मेरी पोती सुबह मंदिर आए तो इस डाकू ने हम पर हमला कर दिया, पर मेरी पोती डरी नहीं और माँ काली का त्रिशूल उठाकर इसके सीने में उतार दिया। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और रोनिका को बधाई दी। साथ ही साथ उससे प्रेम विवाह का प्रस्ताव भी रखा, जिसे रोनिका ने स्वीकार कर लिया। जल्दी ही रोनिका की शादी राजा से हो गई और वो खुशी खुशी अपनी दादी के साथ रहने लगी। किसी को कभी पता नहीं चला उस रात क्या हुआ। ये रात तो सिर्फ एक वो रात की दुल्हन ही जानती थी।